नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील उन्होंने रखी है अपने सामने। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत अभी तक ईडी ने दिखाया नहीं है, उनकी गिरफ्तारी नाजायज है, उन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किया गया है, पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी का आधार बनता ही नहीं है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट को कल एक टिप्पणी जो है वो चर्चा में है। दिल्ली में सरकार ठहर गई है, ये बात कल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कही थी। अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो शोभा का पद नहीं है, उसे 24 घंटे सुलभ रहना चाहिए। उसकी गैरहाजिरी की वजह से बच्चों को किताब कॉपियां ना मिलने ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित या जनहित कहता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक अनुपस्थित या गायब हो उसे सार्वजनिक पद पर नहीं होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। ये आपको याद दिला दें, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है, तिहाड़ जेल में है। उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे और उन्होंने अभी इस पूरे मामले में इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। यही नहीं, पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हटाने की 3 याचिकाएं खारिज की हैं, लेकिन हाईकोर्ट की बात साफ है कि कानूनन केजरीवाल को हटाने का नियम नहीं है। किसी कानून के तहत अदालत ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन जनहित का तकाजा कुछ और है। जो व्यक्ति लगातार सुलभ ना हो उसे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट कहता नजर आया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तंग जो किसी न किसी तरीके से जो बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया गया है। तो ये अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आगे इस पर कुछ एक्शन लेंगे, कुछ तय करेंगे, क्योंकि माहौल जो है वो उनके खिलाफ अगर बनता जाएगा तो उनके लिए बहुत मुश्किलें आगे होंगी। कब तक अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा ना हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी एलजी को यह बहाना दे दे कि यहां राज्यपाल का शासन जो है वो लागू कर दिया जाए। यानी कि रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीव कौशिक साहब हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। संजीव जी, बात घूम फिर के यही आती है कि देखिए, कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार में कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई दिल्ली के हित की कोई चीज ऐसी हो जिसमें मुख्यमंत्री से तुरंत आपको सलाह करनी हो, तो कैसे वो सलाह हो पाएगी जब मुख्यमंत्री जेल में है और उनसे मिलने के लिए बड़े सख्त कायदे कानून है? देखिए अंकित जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं और जेल में होने की वजह से लोगों के बीच में एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास कर रही है कि सारे कामकाज रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई रुकता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ना ही अरविंद केजरीवाल को कोई किसी पद से इतना ज्यादा मोह है कि वो जेल में पद की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकराया था और आगे के लिए अपनी रणनीति तैयार की थी। सिर्फ ये कहने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एलजी साहब भी अपनी बात कह रहे हैं तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनकर वो बात कर रहे हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना या फिर उनके अगेंस्ट में कोर्ट तक जाना कि वो इस्तीफा दे। आज ही सुनीता केजरीवाल जी और भगवंत मान जब मिलने गए तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के बच्चों के बारे में चिंता की। उन्होंने पूछा कि दिल्ली के बच्चों को किताब मिल रहे हैं, सही समय पर मिलने चाहिए। कौशिक साहब, मुख्यमंत्री चिंता जता रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस चिंता का एक मुख्यमंत्री होने के एक नाते उनका कुछ कार्यान्वयन भी होता है। मुख्यमंत्री कुछ आदेश भी दिया करते हैं, अपने मंत्रियों को कुछ डायरेक्शन भी देते हैं, अफसरों को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम को प्रायोरिटी के साथ कीजिए। चिंता जताना अपनी जगह है सर, लेकिन जो एक पद है जिसका एक उनका काम है, वो काम तो वो जेल में रहते नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के अफसरों को मुख्यमंत्री केजरीवाल कितना डायरेक्शन देते हैं और उनकी बात कितना मानते हैं वो सारे लोग जानते हैं।
रही बात बच्चों की बात, तो निश्चित तौर पे एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं वो एमसीडी के अधीन में आते हैं, और इससे पहले जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे थी। लोगों ने जिस तरह से उनको हटाया और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से जगह दिया, बेहतरीन काम करते हुए आम आदमी पार्टी आगे भी बढ़ रही है। और मेयर तक के चुनाव में जिस तरह के रोड़े पैदा करने की कोशिश की गई, सारे लोगों ने देखा। कौशिक साहब, आप मुद्दे से थोड़ा भटका रहे हैं। एमसीडी भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अब तो एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है सर। तो अगर अभी भी स्कूलों में, मतलब आप भी फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप आरोप लगाते हैं कि वो 60 साल गिना रहे हैं, आप भी पुराना काम ही गिनाते जा रहे हैं कि उन्होंने नहीं करा था। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट जो बात कह रहा है, क्या उसको भी आप राजनीति के तौर पर देखते हैं? कोर्ट को भी आप आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक है? ये तो अच्छी बात है ना, कोर्ट यदि संज्ञान ले रही है और कोर्ट ये बात कह रही है तो अच्छी बात है। कम से कम कोर्ट ने ये बात तो माना कि राजनीति सरकारी मुद्दों पर होनी चाहिए और दिल्ली के जनता के लिए बात होनी चाहिए। उसे तो आम आदमी पार्टी साहब स्वीकार करती है, उससे इनकार कहाँ कर रही है। ये भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उन्हें उस पद पे अभी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उसका भी स्वागत है क्या? जी, क्या कहा आपने, एक बार दोहराएंगे प्लीज? कोर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हर समय मौजूद होना चाहिए, इस तरीके सरकार नहीं चल सकती। उसका भी स्वागत करते हैं क्या आप? निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता को यदि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो उसके बारे में आम आदमी पार्टी भी सोचेगी। लेकिन उसी कोर्ट ने ये सुविधाएं दी है कि जिस कोर्ट ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, उसी कोर्ट से आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि यदि ज्यादा वक्त लगता है तो वो भी सुविधाएं मिलेंगी कि कैसे एक मुख्यमंत्री कोर्ट में रहते हुए आगे का काम संपादित कर पाए। उसके लिए चाहे वो हाउस रजिस्ट्री की बात हो, कोर्ट में सुविधाएं दी जाने की बात हो, यदि लंबे समय तक काम बाधित हो रहा हो तो दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल है ये तय करना कि अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे चलाएंगे। तो फिर बीजेपी की जो आर्ग्यूमेंट होती है आलोक वत्स साहब की, कोर्ट से ही बरी होकर जब आएंगे तभी हम मान लेंगे। तो ये जो बीजेपी आम आदमी पार्टी तो लगातार यही आरोप लगा रही है ना कि आप लोग यही चाहते थे। आप चाहते थे कि दिल्ली के अंदर परेशानियां इकट्ठी हों, आप चाहते थे कि मुख्यमंत्री अपना काम ना कर पाए, आप चाहते थे कि जो आम आदमी पार्टी है वो इलेक्शंस में ठीक तरीके से अपनी कैंपेन ना कर पाए। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को आपने जेल के अंदर डला है। देखिए अंकित जी, मैंने स्कूल में एक जुमला सुना था, इटली वॉज बर्निंग एंड रोम वॉज बर्निंग एंड चार्जर वॉज फिडलिंग। ये वही हाल कर रहे हैं केजरीवाल जी दिल्ली का। दिल्ली सरकार ठहर गई है, दिल्ली ठहरा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए मुख्यमंत्री। मैं कहता हूं 24 घंटे नहीं, 48 घंटे मुख्यमंत्री को उपलब्ध रहना है। किसी समय को हादसा हो तो मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल एंड ही हैज टू टेक एक्शन। संजीव कौशिक जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आज पता नहीं कैसे ये इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। क्या बेगर मुखिया के कोई चीज चल सकती है और जेल से चल सकती है? दिन में सैकड़ों फाइलें साइन करनी पड़ती है, सैकड़ों मीटिंग्स करनी पड़ती है, उनके ऊपर निगरानी करनी पड़ती है, खुद जाके देखना पड़ता है बहुत सी जगहों पर। ये सब जेल से कैसे संभव है? जहां एक लिमिट टाइम पर आप किसी से मिल सकते हैं, कैसे वहां पर सारे सरकारी ऑफिसर को आप कांग्रीगेशन करके आप मीटिंग कर सकते हैं जेल में? मतलब बेशर्मी का हद किए हुए हैं केजरीवाल जी। अरे आपके पास पूरी फौज है, यू आर वेल इलेक्टेड इन मेजोरिटी, किसी को आप सौंप दीजिए अपना ये गद्दी जब तक आप बरी नहीं हो जाते हैं जो आरोप आपके ऊपर गड़े गए हैं। और आरोप भी कोई मनगढ़ंत नहीं है। There is adequate material in front of आम आदमी पार्टी अब ये सवाल करेगी, क्या यही चाहते थे क्या आप लोग कि ऐसी स्थिति बना दी जाए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री न रहे? अरे किसी चमड़े का व्यापार करने वाले के चाहने से गाय थोड़ी मर जाती है कि उसका चमड़ा उसको मिल जाए। हम तो बहुत कुछ चाहते थे, तो हमारे चाहने से क्या होगा? ये तो जस करनी तस भरनी, जो इन्होंने किया है उसकी सजा ये प्राप्त कर रहे हैं। अंकित जी, there is adequate material including a statement of प्रूव नहीं हुआ है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, ट्रायल तक कोर्ट, अभी तो ट्रायल तक मामला पहुंचा ही नहीं है। तो सजा किसको मिलेगी, कौन गिल्टी है, ये तो ट्रायल के बाद होगा। हम इसमें जल्दबाजी ना करें, किसी को भी ये कहने की देखिए अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, वो तो कोर्ट को अभी तय करना है। अभी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक मिनट रुके रहिए, आप दोनों से मेरी दरखास्त है, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। दिल्ली के
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर यह न्यूज है। उनकी जमानत की याचिका का मामला है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत की याचिका लगाई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में 26 फरवरी 2023 से कैद में हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। एक बार फिर से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, एक बार फिर से लगातार जो याचिकाएं मनीष सिसोदिया की ओर से जा रही हैं उस पर उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब 30 अक्टूबर 2023 को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर ट्रायल शुरू होने में समय लग रहा हो तो 3 महीने के बाद मनीष सिसोदिया फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। तो क्योंकि 3 महीने के अंदर यानी कि 30 जनवरी तक ट्रायल नहीं शुरू हो पाया था, इनफैक्ट ट्रायल तो अभी भी शुरू नहीं हो पाया है इस केस का, दिल्ली शराब नीति मामले का। तो इसलिए मनीष सिसोदिया ने ये एक आधार बनाया था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय लग रहा है तो समय लग गया है, तो इसको आधार बनाते हुए याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने ये दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दिया। इससे पहले भी यही कोर्ट जो है खारिज कर चुके हैं मनीष सिसोदिया। इसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होके आ चुके हैं। ये दूसरी याचिका थी जो रद्द हो गई है। अभी ये डिटेल पे पता लगेगा कि कारण क्या बताया है कोर्ट ने, लेकिन ये तय हो गया है कि मनीष सिसोदिया उम्मीद कर रहे थे कि एक इंटरिम याचिका भी लगाई थी उन्होंने कि चुनाव में प्रचार करने के लिए उनको अंतरिम जमानत दे दी जाए, लेकिन उन्होंने वापस ले ली थी। शायद उनको उम्मीद रही होगी कि रेगुलर जमानत ही मिल जाएगी, नियमित जमानत ही मिल जाएगी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल इन चुनावों के लिए कैंपेन करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। आगे कुछ और हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए दूसरी जमानत याचिका भी दोनों केस में, सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में मनीष सिसोदिया की खारिज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा रिएक्शन फटाफट ले लेते हैं हमारे मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एक और झटका। आप देखिए बीजेपी की बात को फिर बल मिलेगा। अगर कुछ करा ही नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है, तो एक के बाद एक अदालतों से आपको निराशा क्यों हाथ लग रही है? किसी अदालत को आपकी जो पूरी आर्ग्यूमेंट है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? अंकित जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मानदंड होंगे कि यदि अब जमानत की याचिका खारिज हो गई तो उसे दोषी मान लिया जाए, और जमानत की याचिका यदि एक्सेप्ट कर ली गई तो उसे बरी मान लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो उनके अपने मानदंड है, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ठीक है, अदालती एक प्रक्रिया है जिसको समझने की जरूरत है और आगे भी वो चलती रहेगी। मैं तो सिर्फ कह रहा कि यदि आलोक वर्मा ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, दिल्ली के लोग कट है या परेशानी में है, दिल्ली के लोग को कोई परेशानी नहीं है, और न दिल्ली के लोगों को परेशानी है, न दिल्ली के जो विधायक हैं उनको कोई परेशानी है। वो बार बार कह रहे हैं कि इतने विधायक है, किसी और को चुन लीजिए। साहब, उसमें से यदि एक आप भी होते तो आपकी बात सुन ली जाती, लेकिन दुर्भाग्य से आप भी उन लोगों में से एक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की जनता को वाकई परेशानी हो रही है क्या? दिल्ली की जनता को जितनी सुविधाएं पहले मिल रही थी लगातार वो मिलती चली जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ये जो एलजी के माध्यम से लगातार दिल्ली की जनता को धमकी देने का प्रयास कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगी, नहीं इस्तीफा देंगे तो ये सरकार खत्म हो जाएगी, सारे काम रुक जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बड़े गौर से देख रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली जनता को कोई परेशानी है या नहीं, दिल्ली की जनता वोट के माध्यम से या तो आपके पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में वोट देके ये बात तय कर देगी कि उन्हें कोई दिक्कत है या नहीं है। आलोक वत्स साहब, छोटा सा रिएक्शन आपसे। मनीष सिसोदिया की बेल की जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गई है, लेकिन जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, कानूनी प्रक्रिया, बेल, अभी तो सर ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी से कैसे गिल्टी कोई हो जाता है? Everybody should be judged innocent until proved guilty। मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जो ये बातें कही जा रही है कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं, किसी तरीके का उन पर कुछ नहीं है, तो ये कोर्ट से बार बार इनका बेल प्ली क्यों रिजेक्ट हो रहा है? इसका कोई जवाब है इनके पास? और जिस तरीके से संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेल चला जाए और अगर चीफ मिनिस्टर जेल चला जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर जेल चला जाए और सब कहें कि हम जेल से ही चला देंगे चीजों को, तो इनको मान्य होगा क्या? कैसी बात आप भी जानते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और पीएमएलए के जो केस होते हैं उसमें जमानत की जो पूरी रखी गई है, प्रक्रिया रखी गई है, वो काफी स्ट्रिंजेंट है, बाकी केसेस की तरह तो होता नहीं है। तो इस वजह से एक वो भी पहलू है इसको पूरा देखने का। कौशिक साहब, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठी तो उन्होंने, लालू यादव ने अपनी पत्नी को बना दिया, चलो बना तो दिया किसी को, शिबू सोरेन रिजाइन करके चले गए। ये ठीक है कौशिक साहब, लेकिन एक बात तो है,
एक तो है कानूनी पहलू, ठीक है आप पे कानूनी बाध्यता नहीं है रिजाइन करने की सर, लेकिन मोरालिटी भी जो पॉलिटिक्स में कोई चीज होती होगी, उसी मोरालिटी की दुहाई अरविंद केजरीवाल 2010-2011 में देते थे। बार बार ये बात कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा, उसके बाद जांच से पाक साफ होकर आइए और फिर दोबारा पद पर बैठिए। आज सब बदल गया क्योंकि खुद पर आई है। यदि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही तो उसका बेजा फायदा उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लोग तो कम से कम नैतिकता पर कोई भाषण न दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नैतिकता में, भ्रष्टाचार के मामले में कितने पाक साफ है। इस तरह से वो विपक्षी पार्टी को इस पर भ्रष्टाचार के नाम पर परेशान कर रहे हैं। 9 years में एक स्कैम गिना दीजिए आप, वन स्कैम। आलोक जी कम से कम नैतिकता के नाम पे आप तो कोई लेक्चर ना दे। वत्स साहब आप तो जानते हैं सर, आप अपनी बात रख चुके हैं, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा। कौशिक साहब अपनी बात खत्म कीजिए। अरविंद केजरीवाल पे सवाल मैंने पूछा है, बीजेपी पर नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि बीजेपी को तो लेक्चर देने का कोई मतलब ही नहीं है, उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों से लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के बहाने, वो सारा पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। भ्रष्टाचारियों की फेरी दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल की खुद की कोई बात पे तो हम चर्चा कर सकते हैं ना। तो अरविंद केजरीवाल ने जब खुद ही कहा था कि अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा, पाक साफ होकर वापस आइए। अरविंद केजरीवाल जी ने ये तो नहीं कहा था कि जिस पे आप उंगली डाल देंगे भ्रष्टाचार के नाम पर, जिस पर ईडी को दौड़ा देंगे वो इस्तीफा दे देंगे और हम भी इस्तीफा दे देंगे। 2010-11 में करते थे, पूरी कांग्रेस की सरकार की लिस्ट बनाकर आप कहते थे सारे भ्रष्टाचारी हैं, उनमें से किस व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध हुए बता दीजिए। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिन पे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे, जिन पे आरोप सिद्ध हुए हों। अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि जिस पर उंगली वो रख दे और ईडी को जिसके दरवाजे पे दौड़ा दे वो इस्तीफा दे दे, और एक एक करके सारे आम आदमी पार्टी के लोग या तो जेल में हो, नहीं तो इसी तरह से इस्तीफा दे दे और बगैर चुनाव को दिल्ली में राज करे। अरे दिल्ली की जनता के दिलों में राज कीजिए ना, दिल्ली की जनता के लिए बेहतर नीति बनाइए, उसके दिलों में राज करने के लिए उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि इनसे बेहतर हम रणनीति बना रहे हैं, उनसे बेहतर हम काम करके दिखाएंगे। ये तो जाएंगे नहीं, दिल्ली की जनता के लगातार वो मिल रही सुविधाओं को काटने का प्रयास करेंगे, उनको परेशान करने का प्रयास करेंगे, कभी एलजी के माध्यम से, कभी सरकार को मिल रही जो ताकत मिलती है सरकार को वो कोर्ट पे पलट, संवैधानिक रूप से लाकर संसद में पलट देते हैं उसको। तो वो काम नहीं करने की। कौशिक साहब, वत्स साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो क्या अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और बाकी एक तमाम फहरिस्त है नेताओं की जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना जो शिकंजा कस रही है, क्या वो राजनीति से प्रेरित है या नहीं, इस बात का जो जवाब है वो जनता जरूर लोकसभा चुनाव में देगी अपने माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों के ऊपर दबाव बनता है, अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, और अगर ऑपोजिशन में रहते हैं तो करप्ट ही कहलाए जाते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। हेलो मोटो। अरविंद केजरीवाल की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई, जांच अधिकारी गिरफ्तारी के बीच इतना वक्त क्यों लगा, जीवन और आजादी अहम है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि ये याचिका पर सुनवाई चल रही थी, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सारे जो तथ्य रखे और उसके बाद उन्होंने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और ईडी से पूछा कि आपने चुनाव से एकदम पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये गिरफ्तारी क्यों की, इतना समय गिरफ्तारी में क्यों लगा, और जो जांच और गिरफ्तारी के बीच का समय है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जीवन और आज़ादी अहम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको इन सवालों का जवाब देना है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम ये डेवलपमेंट आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कुछ अहम सवाल पूछे हैं, तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले कहा था कि एमसीसी लगने के बाद, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं, क्या हुआ आज कोर्ट में और अब आगे इस पर क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रणनीति रहेगी? जी देखिए, ईडी से ये सवाल पूछे हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल केजरीवाल भी पूछ रहे थे, तो आज ईडी से काफी देर सुनवाई हुई है, करीब 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई है। शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने
जो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच है उन्होंने ईडी से ये सवाल पूछे हैं और काफी अहम ये सवाल है। उन्होंने कहा है कि टाइमिंग जो है गिरफ्तारी का, जैसे कि केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आम चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछा है कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों हुई है। दूसरा पूछा है कि जो शिकायत थी वो बहुत पहले की थी लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद गिरफ्तारी हुई, तो इसके पीछे क्या कारण है ये भी पूछा है। फिर ये भी पूछा है कि जब भी कोई इस तरह से ईडी गिरफ्तार करती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको अटैचमेंट भी करनी होती है, आपको जब्ती भी करनी होती है, आपको बरामदगी भी करनी होती है। इस केस में क्या ऐसा हुआ है, क्या कोई संपत्ति कुर्क हुई है, अगर कुर्क हुई है तो उसमें केजरीवाल का क्या रोल आया है। ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के केस में उन्होंने एक फैसला दिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस से अरविंद केजरीवाल का केस कहाँ ठहरता है ये आप बताइए। 5 सवाल टोटल पूछे हैं। ये भी कहा है कि जीने की और स्वतंत्रता जो होती है, आजादी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इशारा किया ईडी को। और ईडी को कहा है कि शुक्रवार को वो अपना इन 5 सवालों का जवाब दे। तो काफी अहम मोड पर ये सुनवाई पहुंच चुकी है। शुक्रवार को ईडी को अब पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि जो भी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है वो पूरी तरीके से कानून के तहत है और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है ये बताना पड़ेगा। चुनाव का गिरफ्तारी से क्या संबंध है खास तौर पर ये भी बताना पड़ेगा। जी आशीष, जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं। ये जो पूरी याचिका है ये गिरफ्तारी को चैलेंज करती हुई याचिका है, ये जमानत याचिका नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जमानत याचिका तो उन्होंने अभी दाखिल नहीं की है कोई भी, क्योंकि जमानत याचिका अगर वो दाखिल करेंगे तो सबसे पहले निचली अदालत में जो कि राउज एवेन्यू है वहां पर दाखिल करनी है। तो यहाँ पर ये गिरफ्तारी को उन्होंने अवैध बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट वो गए थे, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया और कहा कि ईडी बिल्कुल सही है और प्रक्रिया के मुताबिक ड्यू प्रोसीजर के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है और अब सुप्रीम कोर्ट में एक मैराथन सुनवाई चल रही है। पहले भी कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई है, शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। यहाँ पर भी वो यही तर्क दे रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, ईडी ने बहुत गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया है और चुनाव से ठीक पहले ये गिरफ्तारी जो है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये एक अहम मोड़ पर पूरा मामला पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रज्वल रेवन्ना की। जी हां, जेडीएस से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिनके ऊपर जो सेक्स सीडी का जो है पूरा जो कांड है उसका आरोप लग रहा है और ये पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा उनके पोते हैं। जेडीएस की कोर कमेटी ने रेवन्ना को सस्पेंड किया है, काफी प्रेशर था उनके ऊपर। सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना निलंबित कर दिए गए हैं। एसआईटी इसकी जांच जो कर्नाटका सरकार ने बनाई है वो कर रही है। सेक्स स्कैंडल मामले की जो जांच है वो कर्नाटका के हासन से सांसद जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जांच इस वक्त चल रही है। बताया यही जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो इस वक्त देश छोड़कर जर्मनी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माड़ा और धरशिव इलाके में रैली करके कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोला। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक राज्य को कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल के अंतर को देख रहे हैं। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई वो काम हमने 10 साल में करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने 60 साल के राज में कई बार गरीबी हटाने की बात की लेकिन कांग्रेस ने गरीबी कभी नहीं हटाई। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
कोरोना के दौरान एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूनाइटेड किंगडम में हाई कोर्ट में कबूल किया कि कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं और या फिर बॉडी में प्लेटलेट्स की तेजी से कमी हो जाती है। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ में कंपनी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क जो है वो भी रखे हैं। बता दें कि कंपनी ने इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सीरेया के नाम से पूरे दुनिया में बेचा था।